कामरान बात सुने, मुझे पहली दफा ये शुबा हुआ कि आप जानबूझ के कॉमेडी आपने ऐड कर दी है। नहीं सर, नहीं, आई एम वेरी सीरियस, बड़ा सीरियस प्रोग्राम में मेरी नहीं, ये शरारत जो है ना आपकी। मैं बहरहाल ये जो मेरे भाई ने, बहुत काबिल एहतराम भाई ने जो ज़ैद हामिद के बारे में कहा है, मैं वो बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ही इज एन इमोशनल मुसलमान, और जो मज़ाहिर है एक बंदा तवाज़ुन खो बैठता है जो हालात इस तरह के दिखाई दें। अच्छी शायरी है, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। वो किधर लड़ा दे ममोले को शाहबाज से? ममोला खालिक ने, खालिक कायनात ने शहबाज को और तरीके से डिजाइन किया, ममोला इसलिए डिजाइन नहीं किया था। ये शेरी मुबालगा है, मतलब शायर जितना भी बड़ा हो, इस्लाम में तो वैसे ही कोई शायरी की गुंजाइश नहीं है, तो उसको इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और एक और बात कि ये चूंकि इकबाल को नहीं समझा गया, तो वो इकबाल से बहुत पहले जिल्लत का कारोबार शुरू है। हम वो बदनसीब लोग हैं, कंफ्यूज लोग, कि एक तरफ अबू ज़र गफारी की दरवेशी को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, दूसरी तरफ हारून रशीद के दरबार की शान और शौकत के जिक्र करते हैं, जो रेप्लिका था ईरानियंस के दरबारों का। जी, वो खिलाफत तो कब की खत्म हो गई भाई। ये जरपर्स थे, ये हुक्मरान थे, ये मलूकियत थी, ये इनको अरूज कहते हुए भी शर्म नहीं आती। ज़हीरुद्दीन बाबर, उसके चचाओं ने मारा, भागा यहां आ गया, पहली गर्दन उतारी इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर यहां से गया, गर्दन उतारी उसकी बायज़ीद यल्दरम की। सारी तारीख भरी पड़ी है। मूसा बिन नुसैर, मोहम्मद बिन कासिम, और ये जितने ये लोग हैं, वो कभी इनके अंजाम तो देख लो। जिस तारीख पे फख्र कर रहे हैं, देखें ये झूठ है, इस्लामी तारीख नहीं, ये मुसलमान हुक्मरान खानदानों की तारीख है। अब आज अब्दाली लॉन्च फरमा रहे हैं, ये अब्दाली का क्या ताल्लुक है? हमारा सूफी शायर कहता है, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहिदा। वो इस तरह अहमद शाह अब्दाली पे थूकता है, हमारा एक इतना अजीम सूफी शायर, कि जो तुमने खा लिया, जो पहन लिया, वो तो तुम्हारा है, बाकी अहमद शाह अब्दाली आएगा लूट के ले जाएगा। ये मैंने नहीं लिखा। अपने मुल्क के अंदर आधा गवाह बैठे हो, बलोचिस्तान के आगे क्वेश्चन मार्क है, कराची बेकरार है, दर्द ज़े में मुब्तला है, पता नहीं वहां से क्या निकलना है, बातें पता नहीं कहां की कर रहे हैं ये। राइट। ज़ैद हामिद साहब, मतलब ऑल दिस इज एब्सोल्युटली। ज़ैद हामिद साहब, हसन निसार साहब की बात से आप एग्री कर? डे ड्रीमिंग है, ये ड्रीम सेलिंग है बस। ज़ैद हामिद साहब, आपके साथ कोई, तो वेस्ट ने ये किया, वेस्ट ने वो किया, एटम बम बनाया, बंदे मार दिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर एटम बम इस्तेमाल ना होता, ज्यादा अमवात होती, वो जंग रुकने का नाम न लेती। चाइनीज जापानीज कमांडर्स ने, कामरान, इसमें सबसे बड़ा यूरोप का मिसाल है कि जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड आपस में वॉर में रहे और आज ईयू बना के बैठे हुए हैं। यार ये बसारत हमारे पास नहीं है। आप जो बातें कर रहे हैं वो डे ड्रीमिंग है, क्योंकि ये रियलिटीज को मैच नहीं करती सर। आपको, हमने जंगजू टेररिस्ट पैदा किए इस मुल्क में। हमारा नाम जब छपता है न्यूयॉर्क टाइम्स में, दुनिया में, वो इसलिए नहीं छपता कि पाकिस्तान में कोई फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसी ने विन कर लिया, केमिस्ट्री का कोई नया कुलिया निकाल दिया हजूर। इसलिए छपता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में शायद पाकिस्तानी पकड़े गए बॉम्बिंग के अंदर, 7/7 के बॉम्ब में पकड़े गए, ट्यूब उड़ाते हुए लंदन की। तो ज़ैद हामिद साहब, आप एग्री तो करें ना, जो बात चल रही है, हसन निसार साहब, अली साहब कह रहे हैं कि ये ख्वाब है जो आप बेच रहे हैं इकबाल के नाम पे। असल हकीकत ये कि वी आर नथिंग, वी हैव नॉट इंप्रूव्ड एनीथिंग, वी हैव नॉट डेवलप्ड एनीथिंग, एंड वी हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमैनिटी। जी ज़ैद हामिद साहब, जब इंसान खुद अपनी जात में शिकस्त खुर्दा होता है तो उसको हर तरफ शिकस्त नजर आती है। आप मुझे सिर्फ यह बता दीजिए, अगर हम इस कदर जलील और रुस्वा कौम होते तो आज पूरी दुनिया हमें खत्म करने के लिए हमें घेरा डाल के हमें खत्म क्यों करना चाहती? आज अल्लाह ने अगर एटमी ताकत आपको बनाया तो पूरी मुसलमान दुनिया क्यों नहीं वो ताज सर पे हासिल कर सकी जो अल्लाह ने आपके सर पर पहना दिया है? और किस तरह ये चोरी चुकारी करके नहीं बनाया ये ताज, ये अल्लाह के फजल से हमारे हजारों लाखों नौजवानों ने पूरी दुनिया में फैलकर 30 साल की मेहनत करके ये उम्मत के लिए तोहफा लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आज पूरी उम्मत का सर फखर से बुलंद है कि हमारे पास अल्लाह ने भी ये हथियार दिया है। पूरा दुश्मन खौफजदा क्यों है? हमने इसराइल के और इंडिया के हवाई जहाज मार कर इकोनॉमी हमारी बैठ गई। ज़ैद हामिद साहब, क्या बातें कर रहे हैं? इकोनॉमी हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जीडीपी हमारा 3-4% है, इन्फ्लेशन 22% है। ये आदमी आके अपना कह रहे हैं कि हमने एटम बम बना लिया, हमने एटम बम। आप बलूचिस्तान में, अली मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपकी बात पूरी लूंगा, पहले ज़ैद हामिद साहब कंप्लीट कर। जी ज़ैद हामिद साहब। कामरान,
हमारा एम्फोसिस इस बात में है कि इस पाकिस्तान में आज भी जो कानून नाफिज है वो 1860 का बना हुआ है। आपने कब पाकिस्तान में नया कानून बनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक, जिसमें लिखा हुआ था कि सॉवरेनिटी विल बिलोंग टू अल्लाह एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को किसने रोका है कि पिछले 10 साल में दहशतगर्दों को सजा देने के लिए एक दहशतगर्द को सजा नहीं दी इन्होंने? क्या ये फौज ने रोका हुआ है इन्हें? जैद हामिद साहब, वो जो वेस्ट है वो तो फ्लरिश कर रहा है सर इस इकोनॉमी के साथ, हम क्यों पीछे बैठ गए? फिर हम कहां कर रहा है कामरान? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। इस वक्त यूरोपियन यूनियन के तमाम बड़े बड़े मुल्क कोलैप्स कर चुके हैं इकोनॉमिकली, यूरोपियन यूनियन कोलैप्स कर रहा है, किधर फ्लरिश कर रहा है वो? अली साहब, फिर हम तो बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन मसला यह कि हमने इस्लामी मॉडल फॉलो नहीं किया, अगर जैद हामिद साहब की बात को सीरियसली ले लिया जाए। जी अली साहब। सर, इनकी बातों को तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, हम आइडेंटिटी की जब बात करते हैं तो वो उसकी बात है। अगर हम मुसलमान हैं और ये पूरा मुल्क मुसलमानों रन कर रहे हैं तो आज मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी पावर होते। कोई पाकिस्तान को नहीं पूछता साहब। पाकिस्तान ने खुद अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। 71 में अगर ये 71 में अगर टू नेशन थ्योरी की बात हुई तो वो तो गर्क हो गई कि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान थे उन्होंने तो आपसे डाइवोर्स ले ली। तो आप किस मुसलमान और इस्लाम के नाम की बात करते हैं? जैद हामिद साहब जो है वो ये कह रहे थे अपने इकोनॉमिक निजाम और इस्लामी शरिया को इनकॉर्पोरेट करते, सॉवरेनिटी को सही तौर पे अल्लाह की मानते तो हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते थे। वुड यू एग्री विद दैट कि हमारे असल मसले ख्वाबों में रहें हम तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो उनको ये समझती हूँ कि वो डे ड्रीमिंग है। सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, इंतहा पसंदी के प्रॉब्लम्स हैं। कोई हिंदू अपनी दुकान करता है, उसको कोई जाके जला देता है, आगे से कोई एक्शन नहीं होता। अब इसमें आप पता नहीं कौन सा निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि जो एक फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड, जो रियलिटी है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंतहा पसंदी की सोच है, जिसमें आप कोई डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई दूसरा मजहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने उनके त्योहारों में जरूर आग लगानी है, आपने जरूर उनको जो एक गद्दार कह के पकड़, इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें? ये रियलिटीज हैं, इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खित्ते में तमाम मज़ाहिब आए। मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खित्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खित्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खित्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ। और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया। हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पांव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। अच्छा। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे ही घर से 5 साल के बाद निकला है। ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए। राइट। जैद हामिद साहब, हमने आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले हसन निसार साहब का क्विकली एक चीज पूछ लूं उनसे। हसन निसार साहब, मॉडर्न डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, इस्लामी शरिया का निजाम ज़ियाउल हक साहब हमें दे ही गए, ये सब चीजें भी चल रही हैं साथ साथ। तो फिर अब ऐसा क्या करें कि ये मुल्क जो है इसका नाम इंतहा पसंदी के जिम्मे में ना आए, इस मुल्क का नाम साइंस के हवाले से आए, इस मुल्क का नाम आईटी में टेक्नोलॉजी के एडवांसेस के हवाले से आए। सर ऐसा क्या करें, क्या सजेस्ट करेंगे हसन निसार साहब? सब कुछ तो करके देख लिया पाकिस्तान ने। बुनियादी बात यह है, जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये शैम डेमोक्रेसी है, ये फ्रॉड है, नंबर 1। अच्छा। जो बात जैद हामिद साहब कर रहे हैं वो टोटली ये ख्वाब की बात है। खिलाफत राशिदा पे बात नहीं करते हम, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुहतरम है। उसके बाद एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था, तब से लेके अब तक जी सदियां बीत गईं। इस्लाम एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल तो हुआ, मुझे कोई एक दौर बताए जब वो प्रैक्टिस हुआ हो। उसके बाद ये 1000 साल से वो बादशाहतें थी, मलूकियतें थी, मनहूस थी, वो बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे। रह गया ये जो रोमांस उमा का उठाए फिरते हैं। आप वेस्ट में जाके उनकी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, नेशनैलिटी आपको मिल जाती है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद। ये सऊदी अरब में करके दिखाओ मुझे। अपने जिंदगी के 50 साल दे दो, वहां ना नेशनैलिटी मिलेगी, ना उनकी लड़की से जो मुसलमान है तुम शादी कर सकोगे, ना अपना अकाउंट एक कफील सर पे सवार होगा जो खून चूस रहा होगा। ताल रफीक करके वो बात करते हैं। पता नहीं किस दुनिया में रह के ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे मुल्क में रहते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग भी अपने कानून चेंज करो। यानी फ्रांस में जाके, अमेरिका में जाके
اپنی ہاں، ساری شرم نہیں آزادیاں بھی آتی لیتے انہیں۔ ہیں اور پھر کہتے ہیں تم لوگ چینج کرو، اپنے قانون بھی ہمارے مطابق کرو کیونکہ ہم آ کے تمہارے ہاں بسے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ پریگمیٹک ہو، ریالٹی ہے، آنکھیں کھولیں، اپنی برائیاں جو ہیں ان کو ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ انتہا پسندی کو میں تھوڑا سا پتہ نہیں آپ نے کیسے ڈیفائن کیا ہے، لیکن میں خاص طور پہ ٹیررزم کا جو لفظ آتا ہے، میں ایک ذرا سی کلیئرٹی دینا چاہتی ہوں جو میرے نظریے میں ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ بم پھٹنے کو یا خودکش حملوں کو ٹیررزم کا نام دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ 10واں سٹیپ ہے۔ سٹیپ 1 سے سٹیپ 9 تک جو آئیڈیالوجی، ایک خاص طرح کی سوچ ہے جو اس انتہا کو پہنچتی ہے، میں اس تمام سوچ کو بھی ٹیررزم میں شامل کرتی ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ 1 سے 9 تک لوگ بھی خوشی خوشی ساتھ چلتے ہیں، جب بم پھٹتا ہے پھر اس کے سارے کنڈیم کر دیتے ہیں۔ زید حامد صاحب، میں تو آپ سے یہ ایک سوال میرا بنتا ہے یہاں پہ، ویدر یہ میرا ہے یا نہیں، لیکن ڈسکشن سے جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈینائل سے زید حامد صاحب باہر نکلنا چاہیے مجھے اور آپ کو دونوں کو، اور ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے پاکستان وہ کنٹری ہے، مسلمان یہاں رہتے ہیں، اسلام کے نام پہ بنی، جہاں پہ باپ جو ہے وہ پرائیڈ فیل کرتا ہے، اپنی بیٹی کا گلا کاٹتا ہے آنر کے نام پہ، جہاں لڑکی اپنی پسند شادی کر لے تو کہتے ہیں گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے۔ یہ یعنی کہ معاشرے کا بینٹ آف مائنڈ آپ چیک کریں زید حامد صاحب، ہمیں تو یہاں پہ اسے اتنی مذمت کرنی چاہیے اس معاشرے کی، بجائے اس کے کہ جس طرح کہ حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں اور فوزیہ سعید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہی خواب دیکھتے رہے کہ جی مسلمان کبھی اچھے تھے، اس کے بعد ہوا کیا 47 کے بعد؟ سر کچھ بھی نہیں ہوا۔ زید حامد صاحب ایگری کریں گے آپ اس بات سے؟ ایک تھیوری کا رومانس ہے۔ جی 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 زید حامد صاحب، کامران دیکھیے، ایک بات بالکل واضح کر لیجئے کہ ہمارے بہت سے مہمان ہمیں بار بار اس بات کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ ہم ایک رومانٹک 1400 سال پرانی آئیڈیالوجی میں رہنا چاہتے ہیں۔ بائی گاڈ ہم بڑے فخر سے اس کو اون کرتے ہیں، اقبال کے الفاظ میں اپنا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں یہ قوم رسول ہاشمی۔ ہم اون کرتے ہیں اس بات کو، اس رومانٹک آئیڈیالوجی کو، اور اپنے پاکستان میں ہونے والے تمام ظلم کو بھی اون کرتے ہیں، اور یہی تو رونا ہم رو رہے ہیں آپ کے سامنے، یہی بات ہم نے کہی ہے۔ ہم کوئی پلیز لیٹ می کمپلیٹ، ہم یہی بات تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا لبرل سیکولرز کے پاس ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کا اکنامک جوڈیشل سسٹم لبرل اور سیکولرز کے پاس ہے۔ پاکستان میں کب شریعت نافذ کیا آپ نے؟ کب آبجیکٹو ریزولوشن لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر کے، جو کہ ماڈرن سیکولر لکنگ اچھے مسلمان تھے، قائد اعظم کے ساتھی جنہوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی جس کو آج کے لبرل سیکولر خرافات کہتے ہیں۔ پوائنٹ از، آپ نے اس ملک میں اللہ کا دین اور عدل کب نافذ کیا کہ جب آپ پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس پورا نظام اس وقت کفر کا، ہم نے کب نافذ کیا؟ فوزیہ سعید صاحبہ ہم نے کب نافذ کیا؟ کامران، مجھے تو یہی بڑی حیرت ہے کہ لبرل اور سیکولر تو بیچارے انٹیلیجنس ایجنسی سے چھپتے پھرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں میڈیا اور عدالتیں کب ہیں جب چاہے شریعت کورٹ جس چیز کو مرضی کنڈیم کر دیتی ہے، اس کو کوشچن کر دیتی ہے۔ یہ جوڈیشری کا سسٹم کب سے ہو گیا سیکولر؟ مجھے تو یہ ساری باتیں بڑی فورن سی لگ رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کسی اور ملک کے بارے میں شاید بات ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دینے والے سب سے بڑی دہشت گردی ہے، بچیاں پری میچور بالغ ہو رہی ہیں۔ بالکل، کسی خبیث نے کبھی یہ اس پہ ماتم کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے پروگرام میں کہا، میں نے یوم حیا مناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یوم خجالت، یوم رشوت، یوم لوٹ مار، یوم کرپشن، کوئی اس طرح کے یوم مناؤ تم۔ اپنے بچوں کو پہلی خوراک جو ناپاک دیتے ہوں، 10 قسم کی ملاوٹیں ہیں، اس میں ایکسپائر ہوا پاؤڈر ملک سے لے کے ہیئر ریموونگ پاؤڈر تک، ڈٹرجنٹ تاکہ اس میں وہ جھاگ پیدا ہو، اور وہ نیل جس سے عورتیں کپڑے دھوتی ہیں تاکہ اس میں وہ فنش سی آ جائے۔ وہ خدا کا خوف کرو، وہ ساری ملوکیت ہے، وہ بادشاہتیں تھیں، موروثیت تھی جو اسلام میں جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پاکستان سے دنیا ڈری ہوئی ہے، چپیڑ مار کے، اسامہ مار کے وہ لاش بھی ساتھ لے گئے۔ ڈرون روز آتا ہے، تم سے پوچھ کے آتا ہے ایسٹ پاکستان گیا، کیا بگاڑ لیا تم نے؟ پاکستان سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس ٹائم ہے پاکستان سے ڈرنے کا۔ اور بات سنیں، ایک کتاب ہے نیکسٹ 100 ایئرس، بہت خوبصورت، اس میں اس نے ایکسپوز کیا ہے بلکہ امریکنز کو، میں تو اسے سمجھتا ہوں ایکسپوز کرنا، کہ امریکنز ڈو ناٹ وانٹ ٹو ون اینی وار، ان کے آبجیکٹیوز اور ہوتے ہیں۔ بھائی 10 سال کھڑکایا انہوں نے، پریزنس ان کی رہے گی، مرضی سے آئے تھے مرضی سے جائیں۔